नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। और आप बहुत अच्छे तरीके से मेरे YouTube चैनल का उपयोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे व्यू भी बढ़ रहे हैं। और अपन ने जो भी सीरीज शुरू की है उसके बारे में बता दूं आपको। कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं विज्ञान, जीव विज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं कुछ चैप्टर लेकर के आपके सामने आया हूं। उसी क्रम में अपन ने राजस्थान में एलडीसी भर्ती, राजस्थान में लैब असिस्टेंट की जो भर्ती अभी निकलने वाली है उसके लिए अपन ने सीरीज शुरू की है। उसमें जैसे कि शैवाल, कवक, लाइकेन के बारे में अपन पढ़ चुके थे। उसके बाद ब्रायोफाइटा के बारे में अपने सिलेबस में आ रहा है साथियों। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आपने शैवाल के बारे में पढ़ा, कवकों के बारे में पढ़ा, इसके बाद लाइकेन के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर ब्रायोफाइटा के बारे में अपन पढ़ेंगे और पढ़ने जा रहे हैं बात साथियों। दूसरी बात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, अधिक से अधिक मेरे चैनल को आप देखिए, मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए साथियों, तो आपको बहुत पढ़ने में मजा आएगा। अब यहाँ पर बात करें अपन ब्रायोफाइटा की, तो मैंने कुछ कीवर्ड यहाँ पे लिख रखे हैं। ये प्रथम स्थलीय पादप है, यानी कि जमीन पर पहले पैदा होने वाले या प्रथम, जिनको पहले प्रिमिटिव स्टेज में जो जमीन पर जो पौधों के रूप में आए, उनका नाम है ब्रायोफाइटा। और इसके बाद वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। वनस्पति जगत का उभयचर इसलिए कहा जाता है साथियों कि उभयचर का मतलब क्या होता है? उभयचर का मतलब होता है जमीन और पानी दोनों में विचरण करने वाला। तो यहाँ पर ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो जमीन पर तो अपना निवास करते हैं, लेकिन जब इनका जनन होता है, मतलब इनकी जो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है वो जल में जाकर के निषेचन वगैरह जल में होता है, इसलिए उनको उभयचर कहा जाता है। वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। इसके अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहा जाता है साथियों। ब्रायोफाइटा के अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद आप देखिए, प्रोफेसर आर कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रोफेसर आर कश्यप जो थे, उन्होंने ब्रायोफाइटा के बारे में बहुत सारी खोजें की थी। तो भारत में अगर देखा जाए, इंडिया में, तो द फादर ऑफ द इंडियन ब्रायोफाइटा, इनका नाम है प्रोफेसर आर कश्यप। यह, अब इनके आवास की बात करें तो ये नम, ठंडे, छायादार स्थानों, आर्द्र चट्टानों, वृक्षों के स्तंभों, पुरानी चट्टानों, पुरानी दीवारों, दलदली भूमि पर पाए जाते हैं। अधिकतर ये दलदली भूमि पर पाए जाते हैं। तो ये इनका जो निवास होता है वो कमोबेश कवकों जैसा होता है। आपने देखा होगा, शैवालों जैसा नहीं होता है, कवकों जैसा होता है। और कवकों में भी ये ब्रायोफाइटा की अगर बात करें तो यह नम, ठंडे, छायादार स्थानों, आर्द्र चट्टानों, वृक्षों के स्तंभों, पुरानी दीवारों, दलदली भूमि में पाए जाते हैं ये। दूसरी बात साथियों, इनका शरीर सुकाय जैसा होता है। जैसा आपने देखा होगा, सुकाय जैसा थैलस अपन ने किसमें देखा था? शैवालों में देखा था। और कवकों का शरीर अपन ने कैसा देखा था? उनका तंतुनुमा शरीर था, आपने देखा होगा, जिसको अपन ने कवक जाल हाइफी कहा था। तो साथियों, मैं आपको बीच बीच में जो रिवाइज भी करवा रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ कि आपको पीछे वाला याद है कि नहीं, जो अपन ने पहले पढ़ा। तो यहाँ पर दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि शरीर सूखा जो जैसा होता है, थैलस जैसा होता है। शरीर जड़ और प्रवाह में नहीं बैठा होता है, यानी कि आप अगर पादप की बात करें, अगर ये पौधे हैं तो पौधों में जड़, तना, पत्तियां, इस तरह के भाग होते हैं। लेकिन इनका शरीर जो होता है वो जड़ों और तने में बटा हुआ होता नहीं है। प्रवाह अलग नहीं होता है, जड़ अलग है, ऐसा इसमें नहीं होता है। जड़ें अनुपस्थित होती हैं और जड़ों के स्थान पर अभक्त सतह पर मूलाभास होते हैं। जड़ों जैसे पतले पतले मूलाभास, रोम जैसी संरचना होती है, जिसको मूलाभास कहते हैं, राइजोम कहते हैं। और मूलाभास क्या करते हैं? मूल का आभास कराते हैं, जड़ का आभास कराते हैं, लेकिन वास्तविक जड़ें इसके अंदर पाई नहीं जाती साथियों। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि वास्तविक तना और पत्तियों जैसी संरचनाएं पाई जाती है। वास्तविक तना और पत्तियों जैसी जो संरचना होती है उसके अंदर होती है, लेकिन वो पौधों जैसी होती है। प्लांट में क्या होता है कि जड़, तना, पत्तियां होती है, लेकिन इसमें भी जड़, तना, पत्तियां तो हैं, लेकिन जड़, तना, पत्तियों के अंदर जो स्ट्रक्चर, जड़ें तो नहीं होती है, मूलाभास होते हैं। ये पत्तियों की बात कर रहा है कि वास्तविक तना और पत्तियों जैसे। तो इसमें पत्तियां तो होती हैं, तने भी की संरचना जैसी होती है, लेकिन इसके अंदर संवहन ऊतकों का अभाव होता है। जो वस्कुलर बंडल होते हैं, जैसे कि अपन ने पढ़ा था जाइलम और फ्लोएम के बारे में, मैंने बताया था आपको, वो जल खनिज लवणों के अवशोषण के लिए। तो इसमें संवहन ऊतकों का अभाव होता है। ये इसकी मुख्य विशेषता याद रखना है आपको। तना और पत्तियों जैसी संरचना तो होती है, लेकिन इसमें संवहन ऊतकों का अभाव होता है साथियों, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसमें
मुख्य पादप जो होता है, मूल जो प्लांट होता है, मुख्य पादप जो होता है, वो युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है, युग्मकोद्भिद पर आश्रित रहती है। दो प्रकार की पीढ़ियां होती है, इसमें दो प्रकार की संरचना होती है। उनके जीवन काल में दो अवस्था होती है, युग्मकोद्भिद अवस्था और बीजाणुद्भिद अवस्था। युग्मकोद्भिद अवस्था और बीजाणुद्भिद। युग्मकोद्भिद अवस्था जो होती है वो उनकी मुख्य पीढ़ी होती है, मुख्य अवस्था जो होती है वो युग्मकोद्भिद होती है, और बीजाणुद्भिद पीढ़ी पर आश्रित रहती है। बीजाणुद्भिद पीढ़ी युग्मकोद्भिद पर, यानी कि इनके अंदर दो अवस्था होती है। इनके जीवन काल में अवस्था कितनी होती है? दो होती है। कौन कौन सी? युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद जो होती है वो युग्मकोद्भिद पर आश्रित रहने वाली अवस्था होती है। नर जननांगों को पूर्णदानी कहते हैं, ये भी आपको याद रखने वाली बात है। नर जननांग जो होते हैं, इसमें दो प्रकार के जननांग बनते हैं। नर जननांग जो होते हैं उनको पूर्णदानी कहते हैं, मादा जननांगों को स्त्रीदानी कहते हैं। साथियों याद रखना, जननांग बहुकोशीय और बद्ध पैकेट से घिरे रहते हैं, अर्थात जननांग जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, और बद्ध यानी कि स्टेरिल जो होते हैं, बद्ध का मतलब निषेचन नहीं करने वाले, अनिषेचित होने वाले, निषेचन नहीं करने वाले, ऐसी संरचनाओं से घिरे होते हैं। निषेचन होता है इनमें, लेकिन जल की उपस्थिति में होता है, पानी में ही निषेचन होता है। पुंगणु जो होते हैं, यानी कि इनके जो नर जननांग होते हैं, नर जननांगों से जो निकलने वाले नर युग्मक होते हैं जिनको पुंगणु कहते हैं, पुंगणु रसायन अनुचलन प्रदर्शित करते हैं। बीजाणु रसायन मतलब रसायन एक्टिव होकर के वो अंडाणुओं की ओर आकर्षित होते हैं, अंडदानी की ओर जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बीजाणुद्भिद जो होती है अवस्था, उसमें पाद, सीटा और कैप्सूल में बटा होता है, ये मुख्य रूप से याद रखना है। युग्मकोद्भिद अवस्था मुख्य होती है, लेकिन बीजाणुद्भिद अवस्था जो होती है वो पाद, सीटा और कैप्सूल तीन भागों में बटे होते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद में कौन कौन से भाग होते हैं, तो पाद, सीटा और कैप्सूल तीन भाग होते हैं। कैप्सूल में अर्धसूत्री विभाजन से सम बीजाणु बनते हैं। जो कैप्सूल होता है उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद इसमें कैप्सूल बनता है, सम बीजाणु बनते हैं, और जो अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। तो ये उसके मुख्य कैरेक्टर आपको ध्यान में रखने। एक बार मैं आपको फिर से इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज बता देता हूं कि यह प्रथम स्थलीय पादप होते हैं, पहला स्थलीय पादप है ये। दूसरी बात साथियों, वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैंने बता दिया आपको। इसके अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहते हैं। प्रोफेसर आर कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये याद रखने वाली बात है। नम, ठंडे, छायादार स्थानों, आर्द्र चट्टानों, वृक्षों, स्तंभों, पुरानी चट्टानों, दलदली भूमि में पाए जाते हैं। ये शरीर सूखा जैसा होता है, शरीर जड़ और प्रवाह में नहीं बटा होता है, जड़ें अनुपस्थित होती हैं, जड़ों के स्थान पर जड़ों जैसी रचनाएं होती है जिनको मूलाभास कहते हैं। वास्तविक तना पत्तियों जैसी रचनाएं पाई जाती हैं जो पौधों में पाई जाती हैं, लेकिन इसमें संवहन उत्तकों का अभाव होता है, वस्कुलर बंडल इसमें नहीं पाए जाते हैं। मूल पादप युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है। बीजाणुद्भिद पीढ़ी युग्मकोद्भिद पीढ़ी पर आश्रित रहती है, और इसके जननांग, नर जननांगों को पूर्णदानी और मादा जननांगों को स्त्रीदानी कहा जाता है। साथियों दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इनका जो बीजाणुद्भिद अवस्था होता है, पाद, सीटा और कैप्सूल तीन भागों में बटा होता है। उसके बाद इसमें कैप्सूल में अर्धसूत्री विभाजन से सम बीजाणु बनते हैं जो अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज मैंने बता दिया, और उसके मुख्य मुख्य कैरेक्टर आपको बता दिए। अब दूसरी बात, इसको कितने भागों में बांटा गया है, यह कितने प्रकार के होते हैं ब्रायोफाइट। तो साथियों यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि ब्रायोफाइट जो होते हैं वो तीन भागों में बांटे गए हैं, या तीन प्रकार के होते हैं जिनको लिवरवर्ट, हार्नवर्ट और मसाई कहते हैं। ये तीन याद रखने। लिवरवर्ट आपने नाम सुना होगा, रिक्सिया है, मोर्केंशिया है, जो पादप होते हैं इनके, ये पढ़े होंगे अपन ने। और हार्नवर्ट जो होता है, एंथ्रोसिरोस नाम सुना होगा आपने। मसाई, मसाई में फ्यूनेरिया, कॉलीट्राइगम और स्पेग्नम, ये तीन मुख्य प्लांट के रूप में इसमें पाए जाते हैं। अब यहां पर स्पेग्नम जो होता है वो पीट कोयले का निर्माण करता है, और ये कोयला, ये जो स्पेग्नम है वो इनका जीवाश्मीकरण हो जाता है, जमीन में दब जाते हैं, इनका अपघटन नहीं होता है, और ये कोयले के रूप में अवशेषी के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद यह कुछ देशों में इसका उपयोग अवशेषी रुई के रूप में भी किया जाता है। अवशेषी यानी कि जो शोषण, मतलब जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए जिस रुई का उपयोग किया जाता है, भोजन के रूप में कुछ इसमें काम में आते हैं, भोजन के रूप में भी काम में आते हैं। उसके बाद लाइकेन, जैसे ये चट्टानों पर उगकर मृदा को उपजाऊ, अब क्या करते, चट्टानों की सतह पर उगती है जिससे चट्टानें टूटती हैं, चट्टानों से टूट करके छोटे छोटे जो कण है वो मृदा में मिलते हैं, और मृदा का निर्माण होता है जिससे मृदा उपजाऊ बनती है, ये भी कहा गया है। मॉस मृदा के ऊपर पट्टी बना देते हैं जिससे मृदा। अब यहाँ पर एक और बात है, मॉसेस जो होते हैं ये वाले, जिसको अपन मसाई कहते हैं, मसाई जो होते हैं इसमें एग्जाम्पल स्पेग्नम है, पॉलीट्राइगम है, फ्यूनेरिया है, ये क्या करते हैं,
मिट्टी के ऊपर एक परत बना देते हैं पूरी पूरी, और परत बनाने के कारण बारिश का पानी उसके ऊपर जमीन की सतह तक नहीं पहुंच पाता है, रगड़ जाता है, जिसके कारण मृदा का अपरदन कम होता है, मृदा कटाव कम होता है। ये इसकी मुख्य विशेषता ध्यान रखनी है आपको साथियों। तो ये ब्रायोफाइटा के बारे में मैंने आपको कुछ लक्षण बताए जो आपको अच्छी तरह से याद रहे होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं साथियों। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इस चैनल को आप पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाते रहिए ताकि अपने वीडियो जब भी मैं डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए साथियों। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैं आपको विज्ञान, जीव विज्ञान के बारे में पूरे वीडियो दूंगा, कहीं पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है साथियों। तो थोड़ा सा इसको आप विजिलेंस होकर देखिए और जो मेन जो की फैक्टर है उनको आप अच्छी तरह से याद कीजिए। तो अगले वीडियो में मिलेंगे अपन। धन्यवाद। वंदे मातरम। नमस्ते।